नमस्कार। आज के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कार्यक्रम का कोई नाम अभी तक तय नहीं किया गया है। जैसे बिहार के चुनाव में किसी भी पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं किया गया है। भगवान भरोसे या दर्शकों के भरोसे यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। कहते हैं भरोसे पर दुनिया टिकी है, लेकिन किसके भरोसे पर ये किसी को पता नहीं है। पाकिस्तान पर ट्रंप को भरोसा नहीं है, ट्रंप पर भारत सरकार को भरोसा नहीं है, भारत सरकार पर विपक्ष को भरोसा नहीं है, विपक्ष पर जनता को भरोसा नहीं है, जनता पर नेता को भरोसा नहीं है। ये वही सरकार है जो फ्री राशन दे सकती है, लेकिन रोड, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा देने का भरोसा नहीं है। सरकारें बेरोजगारी भत्ता दे सकती हैं, लेकिन रोजगार देने का भरोसा नहीं है। राजस्थान में कहावत है, भरोसी की भैंस सदा पाडा ही लाती है। लोग कहते हैं कि आप किसी पर भी भरोसा ना करें। मैं कहता हूं, आप हम पर भरोसा करें या ना करें, लेकिन हमें आप पर भरोसा है कि इस कार्यक्रम का नाम भी आप ही सुझाएंगे, अपना प्यार भी लुटाएंगे। पहला ही एपिसोड है, जनता के प्यार का भरोसा करना ही पड़ेगा। जैसे राजस्थान की राजनीति में भरोसा कायम है दोनों ही प्रमुख पार्टियों के साथ, ये दिक्कत है कि सत्ताधारी दल को लगता है कि उनकी सरकार रिपीट हो जाएगी, उनको जनता पर भरोसा है, पर विपक्षी दल को पक्का भरोसा है कि उनकी सरकार बन जाएगी। इससे पहले कि केवल मैं अपनी ही बात करता रहूं, आपको मिलवाता हूं आज के हमारे मेहमान, वरिष्ठ पत्रकार त्रिभुवन जी से। सर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम जो बात करने वाले हैं सर, वैसे तो कार्यक्रम का कोई फॉर्मेट है नहीं, लेकिन मुझे लगता है सबसे पहले अपन अंता उपचुनाव, बड़ी मुश्किल से 2 साल बाद, हालांकि बीच में उपचुनाव हुए हैं, पर एक नया मसाला, राजनीतिक मसाला मिला है। उपचुनाव वो प्रोसेस होती है जिसमें पूरी सरकार खपा दी जाती है। सरकारी अमला, सारी सरकारी मशीनरी, ये सब उपचुनाव की महिमा बढ़ाने के काम में आते हैं, क्योंकि सरकार को लगता है कि उसकी एक तरह से व्यवस्था का सवाल है, उसकी इज्जत का सवाल है। अंतः चुनाव को आप कैसे देखते हैं? राजस्थान में उपचुनावों का अपना एक अलग तरह का इतिहास रहा है, लेकिन अंतः चुनाव जहां हो रहा है वहां परिस्थितियां वैसी नहीं है जैसी विधानसभा चुनाव में थी, लेकिन ऐसा भी नहीं लगता कि परिस्थितियां अभी बहुत ज़्यादा बदल गई हैं और उनको बदला नहीं जा सकता जी। कांग्रेस ने अपना टिकट बहुत पहले, जैसे ही चुनाव घोषित हुआ, तो जो पुराने कांग्रेस के विवादित राजनेता हैं प्रमोद जैन भाया, उनको उन्होंने वहाँ से टिकट घोषित कर दिया है। और उसके साथ ही एक ख़ास बात ये है कि वो टिकट ठीक ऐसे समय घोषित किया गया है जब वहाँ के प्रमुख राजनेता भरत सिंह का निधन हुआ। और भरत सिंह की पूरी लड़ाई जो है वो प्रमोद जैन भाया के खिलाफ थी। भरत सिंह कोई व्यक्तिगत किसी के खिलाफ शत्रुता नहीं रखते थे, लेकिन उनके कुछ मुद्दे थे और जो बहुत जायज़ मुद्दे थे। और उसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि वो प्रमोद जैन भाया पर इलीगल माइनिंग के आरोप लगाते थे। और भरत सिंह जी का जो आखिरी भाषण राजस्थान विधानसभा में था, उसमें उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से वनों के प्रति, वन्य प्राणियों के प्रति, जंगलों के प्रति और जो वनों की रक्षा करने वाले जो वन विभाग के अधिकारी हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर के उनके बड़े सरोकार और सवाल थे और उन्होंने बहुत खुल करके रखे थे। एक डायलॉग भी चला सर, मोदी जी ने भी अपने मन से भाषण हाँ, मैं दिया था, वहीं आ रहा हूँ। तो क्या हुआ कि ये जो चुनाव जिस तरह की परिस्थिति में आ गया और जो कांग्रेस ने जहाँ अपना कैंडिडेट घोषित किया, शायद कांग्रेस के पास कोई दूसरा कैंडिडेट रहा नहीं होगा, तो उन्होंने जल्दबाजी में अपना एक कैंडिडेट वहाँ घोषित कर दिया। अब रही बात बीजेपी की, तो ये उपचुनाव इसलिए हो रहा है कि वहाँ कंवर लाल मीणा जो है वो उनका विधानसभा चुनाव निरस्त घोषित कर दिया गया। और वो निरस्त चुनाव इसलिए हुआ कि कंवर लाल मीणा ने किसी समय वहाँ एक एसडीएम पर पिस्तौल दिखाई थी और बहुत हमला किया, लेकिन वो एसडीएम भी एक बड़े प्रभावी थे। प्रभावी न कह करके वो भी बड़े नैतिक आभा वाले व्यक्ति हैं, और वो थे रामनिवास मेहता। तो यहाँ जो कहानी जुड़ती है या जो तथ्य जुड़ता है वो ये है कि भरत सिंह जो ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे, वैसे ही उनके एक निजी सहायक थे। और वो निजी सहायक और ये एसडीएम कोई अलग अलग नहीं है, वो एक ही व्यक्ति हैं, रामनिवास मेहता, जो अभी आरपीएससी में सेक्रेटरी है। तो आप ये देखिए कि इंटरनल 2 जगह जुड़ी हुई चीज़ें हैं। एक जगह रामनिवास मेहता
ने उस केस को तार्किक परिणति पर पहुंचाया और वो बीजेपी की सत्ता होते हुए 2 बार सत्ता होते हुए उसके मामले में बाकायदा लड़े और एक विधायक की मतलब आपराधिक मामला में सदस्यता समाप्त करवाना और वहाँ चुनाव घोषित होना बहुत बड़ी बात है। तो वहाँ जो राजनेता भरत सिंह थे वो अपनी ही पार्टी कांग्रेस के राजनेता के खिलाफ लड़ रहे थे और उनके जो निजी सहायक रहे रामनिवास मेहता वो लगातार बीजेपी के इन कंवरलाल मीणा जो थे उनके खिलाफ लड़े। कंवरलाल मीणा पर एक आरोप बहुत पहले उस समय भी लगा था जब भरत सिंह पंचायती राज मंत्री थे और अरुणा रॉय वहाँ से एक यात्रा निकाल रही थी और उस दौरान उन पर हमला हुआ था बिल्कुल। तो ये मतलब उस इलाके में बड़ा मामला था। लेकिन आप ये देखेंगे कि बहुत सारे मामलों में वहाँ कांग्रेस के नेता और बीजेपी के नेता सहमत रहते हैं। बहुत सारे मामलों में जहाँ उनके खुद के स्वार्थ टकराते हैं वहाँ वही प्रतिकूल हो जाते हैं। लेकिन भरत सिंह ने वो मुद्दा उठाया था। तो अब सवाल ये है कि कांग्रेस ने जब अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया है तो उस दौरान बीजेपी क्या करे, क्योंकि बीजेपी के एक कैंडिडेट तो वहाँ जो संभावित नाम है वो प्रभुलाल सैनी का है। वो पहले वहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं। लेकिन प्रमोद जैन भाया और प्रभुलाल सैनी दोनों के जो बीच का गैप एक बार रहा वो काफ़ी ज़्यादा रहा हुआ है। तो क्योंकि अगर प्रभुलाल सैनी को वो घोषित करते तो मुझे लगता है कि अब तक घोषित हो जाते क्योंकि प्रभुलाल सैनी का खेमा बदल गया सर, जहां तक जानकारी है। नहीं, वसुंधरा खेमे के थे, फिर बीच में ओम बिरला खेमे में चले गए। बीजेपी में खेमे भी तो बड़े काम करते हैं, कांग्रेस में भी काम करते हैं। नहीं, वो खेमे सब जगह काम करते हैं। लेकिन वहाँ सबसे बड़ी बात है कि उस इलाके में वसुंधरा राजे, ओम बिरला 2 बड़े नेता हैं। तो ओम बिरला साहब किसको वहाँ चाहेंगे या उस इलाके में वसुंधरा राजे किसको चाहेंगी, तो वो उन पे डिपेंड करता है। इसकी खास बात सर मैं आपको टोक के बता रहा हूँ कि जो कंवरलाल मीणा हैं वो मूल रूप से 12 जिले से नहीं हैं, वो मनोहर थाना के रहने वाले हैं। वसुंधरा जी और चूंकि संघ में उन्होंने काम किया तो उनको यहाँ इम्पोर्ट किया गया था, उसके बाद रहें। और एक और इस चीज़ का फैक्ट जो मुझे बहुत आश्चर्यचकित करता है, मैं अंता गया हूँ और पिछले चुनाव में भी गया हूँ। अंता का जैसे जिस तरह का रहन सहन है, लोगों का खान पान है, जो जीवन की एक व्यवस्था है, जैसे हम सिख हवाटी का लें, कोई छोटे आप कस्बे में चले जाइए, पिलानी किसी भी जगह पे, और मैं तो कहता हूँ विधानसभा क्षेत्र छोड़िए, विधानसभा का सेकेंडरी कस्बा जो या तीसरे लेवल का जो कस्बा है उसमें चले जाइए, अंता की स्थिति उनके बराबर भी नहीं है। अंता की खास बात यह है कि सिर्फ इस चुनाव के बजाय बीते 3 चुनाव जो थे, तीनों में वहाँ का विधायक मंत्री रहा है, लेकिन अंता वहीं का वहीं खड़ा है। अंता 2 कदम आगे नहीं बढ़ पाया है। तो ये राजनीति में ये बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है कि एक व्यक्ति, वहाँ की जनता जिसको चुन के भेजती है, वो विधायक बनता है। विधायक बनने के बाद लोगों को उम्मीद जगती है कि हाँ विकास कार्य होंगे, फिर वो मंत्री भी बनता है सरकार में। वहाँ की स्थितियाँ वैसे की वैसे रहती हैं। ये आप जो कह रहे हैं वो तो फैक्चुअल तथ्यात्मक बात है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी डिपेंड इस चुनाव के बारे में इस पर निर्भर करेगा कि बीजेपी कैंडिडेट किसे घोषित करती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर बीजेपी प्रभुलाल सैनी जी को घोषित करती तो अब तक वो घोषित कर चुकी होती, क्योंकि देर करने का उसमें कोई कारण नहीं। कांग्रेस दूसरा है कि इसका मतलब यह है कि हो सकता है वो प्रभुलाल सैनी जी को अंततः दें या जो उनके समर्थक हैं वो चाहें, पर या तो ये है कि वो दूसरे गुटों को मनाने का काम कर रहे होंगे, कोई गुट विरोध कर रहा होगा। पर दूसरा गुट इतना बड़ा नहीं है। अब इस बीच में आप देखिए कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और मुख्यमंत्री हैं वो वसुंधरा जी से मुलाकात करके आए, घर जाके करके आए हैं। सीएमआर में भी नहीं है वो मुलाकात, पार्टी कार्यालय में भी नहीं हुई है। हाँ, वो वसुंधरा जी के घर हुई है। घर हुए हैं तो ये घर गए हैं, तो इसका मतलब एक बड़ी बात है वो। तो इस दृष्टि से देखते हुए जब ये चुनाव में इनका जो कैंडिडेट घोषित होगा तो ये चुनाव किधर जाएगा ये तो उसके बाद ही पता लग पाएगा। लेकिन एक चीज़ तय है कि कांग्रेस और में जो गुटबाजी है वो ज़्यादा अनियंत्रित है। बीजेपी की गुटबाजी नियंत्रित गुटबाजी है। वहाँ ऐसा स्थिति नहीं है कि कोई गुट अपने कैंडिडेट को चुनाव हरवा दे। लेकिन कांग्रेस में जो राजस्थान विधानसभा का जो चुनाव था उसमें जिस तरह हारने वाले लोगों को टिकट सिर्फ गुट के कारण दिए गए, जो प्रभावी गुट था उसने हारने वाले लोगों को मतलब इतना बड़ा जोखिम लेते हुए कि उनकी सरकार चली जाएगी, उन्होंने उनको टिकट दिया। दूसरा, उस गुट में बहुत सारे लोग
मतलब हमने ये भी देखा कि काफ़ी सारे लोगों को, अच्छे लोगों, जो कांग्रेस के बड़े अच्छे चेहरे हैं, उनको भी चुनाव हरवाने की कोशिश हुई या हरवाए गए। या उसके बाद जब लोकसभा का चुनाव हुआ तब भी हमने ये चीज़ देखी, और लोकसभा के चुनाव के बाद में मतलब कई बड़े नेता जो है उस चुनाव में, जब लोकसभा का चुनाव था उसमें गए ही नहीं, जबकि उनका दायित्व था कि वे भले उनसे सहमत हों असहमत हों, बुलाया नहीं बुलाया अलग बात है, लेकिन पार्टी के कैंडिडेट जीत पाएँ, और लोकसभा में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की तरफ जो बात थी तो वो नहीं हुई। इसी तरह से जब हम उपचुनाव को देखते हैं तो उपचुनाव में भी ऐसी चीज़ें सामने आई। तो भाजपा जो है उसमें अभी हाईकमान बहुत ताकतवर है, तो वो नियंत्रित करता है गुटबाजी को, और यहाँ कांग्रेस में वो थोड़ा स्थिति बेलगाम है। तो इन परिस्थितियों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि अगर कि जो कैंडिडेट डिक्लेयर होगा उसमें बीजेपी की भी कई चीज़ें सामने आएंगी। वो हो सकता है एक सीट है इसको मान करके छोड़ भी दें, लेकिन बीजेपी ऐसा करती नहीं है। बीजेपी कभी नहीं करती है। बीजेपी बूथ नहीं छोड़ती है। हाँ, बीजेपी बूथ नहीं छोड़ती है। बीजेपी अपने कैंडिडेट के लिए बहुत मेहनत करती है। अगर आप इस मामले में लोकसभा का चुनाव विधानसभा का चुनावों का अगर काम देखें तो वहाँ कई ऐसे लोग थे जो तीसरे या चौथे नंबर पे आए, जो निर्दलीय आए हुए थे पुराने चुनावों में। पिछला जो 2018 के चुनाव में तो उन्होंने उसका आकलन लगाते हुए कि उस चुनाव में उन्होंने कितना वोट लिया था और बीजेपी का वोट दोनों टोटल कैलकुलेट किया, तो उसमें वो अगर ज़्यादा बन रहा है तो उन्होंने उस पर दांव खेला। ऐसा 22 से ज़्यादा सीटें थी इस बार, और वो फार्मूला उनका राजस्थान में कामयाब रहा, तो वो उसमें वो चुनाव निकाल ले गए। तो इसी तरह से इसमें क्या रहता है और क्या राजनीति रहती है, वो बड़ा इसमें कई पेंच हैं आगे, और वो अंतर चुनाव का अंत किस रूप में सामने आएगा। तो वो एक इसमें बड़ा फैक्टर ये है सर, थोड़े दिन पहले चूंकि नरेश मीणा सन 2005-06 से ही इन सब राजनीति, पहले छात्र राजनीति में थे, इन सब में गिरफ्तार हुए। एसडीएम को थप्पड़ कांड हुआ, उसके बाद दोबारा झालावाड़ गए, वहाँ गिरफ्तार हुए, वसुंधरा जी पे आरोप लगाया, सीधे तौर पे आरोप लगाया। अब वो एक तरह से कल्ट बन गए हैं यहाँ के लिए, और इस चुनाव में उन्होंने सबसे पहले घोषणा कर दी है कि मेरा नामांकन 14 तारीख को होगा। पार्टी तय नहीं है अभी। पहले उन्होंने कांग्रेस के लिए कहा, राहुल गांधी को खुला पत्र भी लिखा, अपनी भावनाएं बताई, अपनी पीढ़ियों के बारे में बताया, जो लोग कांग्रेस से जुड़े रहे हैं, पूरा परिवार। हालांकि राहुल गांधी तक पत्र पहुंचा नहीं पहुंचा वो अलग विषय है। तुरंत में कांग्रेस ने अपना डिक्लेयर कर दिया कि जिससे कल को कोई ऐसी बात आए नहीं सामने। अब नरेश मीणा उस चुनाव में क्या फैक्टर रखते हैं? नहीं, अगर नरेश मीणा चुनाव लड़ते हैं तो वो निश्चित रूप से फैक्टर तो रखते ही हैं। वो नरेश मीणा की जो छवि है वो इस सरकार ने जिस तरह से उनको गिरफ्तार करके जेल में भेजा, और उनको इवन उस इलाके में भरत सिंह जैसे नेता का समर्थन मिला, राजेंद्र गुढ़ा का समर्थन मिला, अभी हनुमान बेनीवाल का समर्थन मिल रहा है। तो जो बहुत सारे फैक्टर्स हैं उन्हें देखते हुए मेरा ख्याल है प्रहलाद गुंजल ने भी सपोर्ट किया। प्रहलाद गुंजल ने शायद अंता से जब डिक्लेयर हुआ उसके बाद उसके बाद किनारा किया है, कहा कि लेकिन इंटरनल जो लंबी दोस्ती रही है पार्टी के साथ हो रहा है। नहीं, मैं वो ये बता रहा हूँ कि उनका संबंध रहा जी। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी क्या वो सपोर्ट करेंगे, लेकिन वो जो समर्थन रहा था उस समर्थन की वजह से नरेश मीणा एक बड़े नेता के रूप में सामने आ रहे हैं, नए नेता के रूप में उनका नाम आया है। और ऐसे में अगर वो ये चुनाव जीत लेते हैं, क्योंकि जनता का कोई पता नहीं लगता कि वो किस तरफ जाए, और उपचुनावों के रूप में बहुत बार ये देखा जाता है कि उपचुनाव आमतौर पर एक मिथक है कि सत्तारूढ़ दल जीतता है। पहले जब हम ग्राउंड की बात कर रहे थे, पिछले जो 7 उपचुनाव हुए थे उसमें शुरुआती रुझान या प्रतीत ये हो रहा था, लोग ग्राउंड से जो बात बता रहे थे वो ये था कि ये 7 सीटें बीजेपी लूज कर सकती है, और उससे लग रहा था कि बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन बीजेपी ने हैरानीजनक तरीके से न केवल वो सीटें जीती, बल्कि बीजेपी ने बहुत अच्छा, मतलब अप्रत्याशित रूप से अच्छा प्रदर्शन किया, और उससे मुख्यमंत्री भजन लाल की स्थिति मजबूत हुई। तो मुझे ऐसा लगता है वो मेरे हिसाब से सर वो लिटमस पेपर था
हाँ, उस इलेक्शन तो के बाद कई सारी मुझे चीजें लगता है बदल कि इस चुनाव का हारने जीतने से ज़्यादा सरकार पे मतलब हारने से इतना असर नहीं पड़ेगा जितना जीतने से सरकार के नंबर बढ़ेंगे। हार जाएंगे मुझे नहीं लगता, कि क्योंकि परिस्थिति ऐसी दिख रही है वहाँ पर कि जो कंवरलाल मीणा जो एक मतलब मीणा समुदाय के वोट थे, उनके बिल्कुल सदस्यता चले जाने के बाद में वहाँ परिस्थिति इस तरह की है। लेकिन जितना गंभीरता दिख रही है उससे ये प्रतीत होता है कि ये चुनाव निकालने की तरफ जाएंगे। और अगर ये टिकट प्रभुलाल सैनी जी को भी मिलता है तो उसमें ऐसा लगता नहीं कि वो कोई कमजोर कैंडिडेट साबित होंगे, क्योंकि नए जो माली समीकरण कम्युनिटी जो है वो प्रमोद जैन भाया के साथ जाएगी, या तो अगर ये नहीं लड़ते बन रहे हैं, जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं, तो उसमें टक्कर काफ़ी अच्छी है। लेकिन उस टक्कर को नरेश मीणा जो है एक नया रूप देते हैं, तो वो बाद में पता चलेगा कि वो नुकसान बीजेपी को करेंगे कि कांग्रेस को करेंगे। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि किसको करेंगे। लेकिन वहाँ जो अंता का चुनाव है, इसे हम देख करके कि वो बड़ा दिलचस्प और रोचक चुनाव हो गया है सिर्फ नरेश मीणा के आने से। सिर्फ नरेश, क्योंकि इस पर नेशनल मीडिया की बहुत ध्यान रहेगा और रीजनल मीडिया तो है। और आजकल जो हमारा यूट्यूब वाला मीडिया है ये तो पूरी तरह से उसके लिए नरेश हीरो है। हाँ, क्या अंता के चुनाव से ये तो नहीं कहा जा सकता कि सरकार के कामकाज कैसा रहा? मेरे हिसाब से एक विधानसभा के लिए तो नहीं कहा जा सकता। देखिए क्या है कि बहुत बार ये अभी सरकार को ज़्यादा समय हुआ नहीं है, अभी 2 साल होंगे, तो उन्होंने पहले 5 चुनाव उपचुनाव जीते हैं। हाँ, जीते हैं अभी तक। तो इस लिहाज से आप ये देखिए कि मतलब उतनी नेगेटिविटी टोटलिटी के अंदर मुझे लगता है पहले से चीजें सुधार हुई हैं, क्योंकि उपचुनाव से पहले जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो उसमें बहुत बड़ा एक डैमेज। तो वो जो चुनाव है वो देखिए कई लोगों के लिए प्रतिष्ठा का विषय है। प्रतिष्ठा किसकी है? प्रतिष्ठा वहाँ सरकार की है सबसे पहले, फिर वहाँ की नेता वसुंधरा राजे हैं, फिर वहाँ नेता ओम बिड़ला हैं उस इलाके में, ठीक है। तो 3 बड़े फैक्टर हैं उसमें बीजेपी के साथ। कांग्रेस में किसकी प्रतिष्ठा लगी हुई है? आप प्रदेश अध्यक्ष की देखें तो मुझे नहीं लगता कि उनकी प्रतिष्ठा लगी हुई है। उनके आप जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनकी प्रतिष्ठा लगी हुई है, ऐसा प्रतीत नहीं होता। और वहाँ अंततः अगर प्रतिष्ठा किसी की लगी हुई है और किसी का कोई अस्तित्व दांव पे लगा हुआ है तो प्रमोद जैन भाया का है। तो हालात ये इस तरह के हैं कि जो दांव जिस तरह से देखा जाए तो उसमें कांग्रेस के अंदर ऐसा है कि वहाँ आप देखिए कि किसी ने ऐसा कहा नहीं है कि ये मेरी सीट है और मेरा जिताना इसको मेरी जिम्मेदारी है। हाँ। वहाँ लोग थोड़ा सा मतलब बच बचा करके निकलना चाहते हैं कि भाई ये फलां गुट की है, फलां की है, प्रदेश अध्यक्ष कौन है, वो क्या है, ये क्या है, और वो इस तरह से वहाँ है। तो वहाँ एक सामूहिक नेतृत्व का अभाव अभी तक साफ दिख रहा है। लेकिन वॉकओवर दे दिया सर इसमें। मुझे ऐसा लगता है कि अब मान लीजिए कांग्रेस ने कहते हैं कि जल्दबाजी की, पर कांग्रेस में और कोई ऑप्शन नहीं, उनके पास कांग्रेस था में दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। हाँ, दूसरा ऑप्शन नहीं था। अब बीजेपी को मुझे लगता है कि जितना लेट करेगी बीजेपी उतना कांग्रेस को वॉकआउट देना होगा, क्योंकि वो तो सेम डे उन्होंने तो अपना प्रचार नहीं ऐसा देखो, उसमें क्या है कि प्रमोद जैन भाया की राजनीति सबको पता है। प्रमोद जैन भाया कैसी राजनीति करते हैं, किस तरह से हैं, उनकी क्या छवि है, क्या लोगों के प्रति उनका रुझान है। वो इस चुनाव में हार गए थे और वो बहुत बार ये चलता है कि लोग राजस्थान का जो तरीका रहा है कि एक बार जीतना एक बार हारना, लेकिन ये ज़्यादा समय अब रहने वाला नहीं है। ये शायद अगर पिछली बार कांग्रेस ध्यान रखती तो ये ट्रेंड चेंज हो सकता था, लेकिन ये ट्रेंड चेंज होगा, ठीक है। ये ट्रेंड अब 1993 से जो अब तक चल रहा था वो ट्रेंड आने वाले समय में बदलेगा। ये बदल सकता था, अभी जो 2023 चुनाव में बदल सकता था थोड़ी सी, क्योंकि जो डेटा का जो एनालिसिस हम करते हैं उसमें ये दिखाई दे रहा है लगातार कि ये ट्रेंड चेंज हो रहा है, प्रत्याशी चयन। हाँ, अगर होता सही से। तो आप ये देखिए कि हालात इस तरह के हैं कि जो अंता का चुनाव है वो उसमें जो हमारी बात चल रही थी उसमें ये था कि कांग्रेस ने जल्दी एक पहल कर दी, लेकिन बीजेपी इस पे काम कर रही है अपने तरीके से कि उनके वो हो सकता है फंसा हुआ भी हो मामला, विवाद भी हो गुटों का इंटरनल जो सामने नहीं आ रहा, लेकिन मुझे लगता है कि वो काफ़ी उस पर काम वाम करते हैं तब जा करके, और उन्होंने तय कर रखा होगा। बहुत बड़ी बात तो ये है कि आमतौर पे वहाँ चीज़ें तय रहती हैं
ऑलरेडी वो वर्किंग जो है उनकी जो ग्राउंड की स्टडी है उसके आधार पे वो किसको वो डेटा पे टिकट ज़्यादा देंगे। काम करते हैं मुझे हाँ, लगता डेटा पे भी और जो कास्ट इक्वेशन हाँ, है equation उस पे, पर इन सब पे भी, ज़्यादा सारों काम पे भी। करते हैं। लेकिन अकेले अंता पे वो काम करेंगे ऐसा नहीं है, पर फिर भी अंता जो चुनाव है वो दोनों पार्टियों की गंभीरता को दिखाएगा और कौन क्या करता है इस पे भी उसका असर पड़ेगा। तो अंता के चुनाव में सर हमारी टीम भी अभी थोड़े दिन में जाएगी और हम देखते हैं ग्राउंड रिपोर्ट कि क्या वहाँ का विकास कार्य कितना रहा है, या जो मैंने अभी पिछले चुनाव में मैं गया था, लगातार 3-4 चुनाव से मैं अंता जा रहा हूँ, 12 के पास में ही है बिल्कुल, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशनुमा वहाँ का माहौल लगता नहीं है। खैर अभी देखते हैं क्या इसका रिजल्ट रहेगा, क्या बड़ी चीज़ें देखिए रहेंगी। विकास का इतना असर नहीं पड़ता चीज़ों का जितना चुनाव पर उस चुनाव को लड़ा कैसे जाता है और उस चुनाव में वोटों का प्रबंधन कैसे करते हैं, ये ज़्यादा खेल उस पर शिफ्ट हो गया है। बीजेपी उसको दो तरह से करती है। एक तो वो उनकी पार्टी केंद्र से, बल्कि 3 तरह से करती है। एक तो वो केंद्र से निगाह रखते हैं, दूसरा वो निगाह रखते हैं स्टेट से, तीसरा कैंडिडेट उनका अपना काम करता है। तो लेकिन कांग्रेस में कैंडिडेट को ही ज़्यादातर करना पड़ता है, वो प्रबंधन उनके यहाँ कैंडिडेट पे बेस्ड ज़्यादा है। तो कई सारे एलिमेंट मैंने चुनाव में देखा है बीजेपी की, और वो आरएसएस की। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का जो तरीका है वो नाकाम है, वो अपने तरीके से सफल होते हैं, बीजेपी अपने तरीके से। लेकिन मुझे लगता है कि वो उस कंपटीशन में कांग्रेस पिछड़ती है मैनेजमेंट में। नहीं, वो इसलिए नहीं जो है, पार्टी से सपोर्ट मिलना चाहिए। आप देखिए कि इसीलिए तो गैप ज़्यादा रहता है। जब बीजेपी सत्ता में आती है तो ज़्यादा सीटों के गैप से आती है, और कांग्रेस आती है तो बहुत करीब करीब वो बिल्कुल लाइन पे खड़ी रहती है। हाँ, लाइन पे, लाइन से पीछे ही रहती है थोड़ा सा। हाँ। तो इस बार मतलब थोड़ा बीजेपी का शायद प्रबंधन भी राजस्थान में ठीक नहीं था, और जो बात हम कर रहे थे कि ट्रेंड चेंज होने की तरफ जा रहा था, तो अगर उसमें कांग्रेस थोड़ा संभल जाती तो वो ट्रेंड चेंज हो सकता है, क्योंकि 15 सीटों का फर्क हो सकता था। कोई तो 15 सीटें कोई मतलब खेल तो 8 ही सीट का था। और अगर आप डेटा एनालाइज करें तो आप देखिए कि जो मेवाड़ का इलाका है, जो नहरी इलाके हैं और जो इधर दूसरे अन्य इलाके हैं, उन सबको कुछ जगह तो ऐसा है कि थोड़ा सा अगर थोड़ा सा मार्जिनल फर्क था, मगर अगर ये अपना समीकरण ठीक कर लेते, कैंडिडेट बदल लेते तो वो चीज़ें हो जाती। तो वो कुछ इस तरह का है मामला। तो इसके अलावा सर अगर आज के दिन की बात की जाए तो पिछले बीते दिनों में 3 खास तौर पे कांग्रेस के बड़े नेताओं का निधन हुआ है, जिनमें रामेश्वर डूडी हैं, अश्कली टाक हैं। तो इनके बारे में भी हम बात करना चाहेंगे कि जैसे इन तीनों लोगों का व्यक्तित्व कैसा रहा। सबसे पहले अपन रामेश्वर डूडी से बात करते हैं। मेरी भी उनसे कई मुलाकातें रही जब वो नेता प्रतिपक्ष थे, और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं उनका गेटअप देखता था, नेता वाला नहीं रहता था कभी भी। कोई कॉर्पोरेट में काम करने वाला आदमी, ब्लैक पैंट पहनी है, ऊपर शर्ट पहनी है, टक करके बिल्कुल ब्लंट, बिल्कुल सामने ही जो बात करनी है वो सामने, किसी को बोलना है तो वो तुरंत ही बोलेंगे, उसके बाद नहीं। मेरा उनसे ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं रहा, बहुत कम रहा है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरह के व्यक्तित्व थे और उनके जाने से वहाँ की राजनीति पे क्या असर रहेगा। देखिए, एक तो वो कोमा में गए और वो काफ़ी लंबा समय हो गया, तो एक तो उसका बीकानेर के इलाके पे तो फ़र्क पड़ा ही है, क्योंकि बीकानेर के वो एक ऐसे दबंग नेता थे जो आप भले जाट राजनीति से जोड़ें, लेकिन जो खासकर किसानों की राजनीति है उसमें जो जाटों के इशू हैं वो किसानों के इशू भी हैं, क्योंकि सबसे बड़ा जो मामला बड़ा है एक चंक वो जो है वो है, एक माना जाता है। तो वो उसे ज़्यादातर यहाँ की राजनीति को, जो किसान राजनीति है, उसको जाट राजनीति, और जाट राजनीति को किसान राजनीति, वो किसान कहा नहीं जाता, लेकिन वो जो किसानों के मुद्दे थे उस पर वो काफ़ी मुखर थे, काफ़ी लड़ते थे। और उस दृष्टि से देखें तो एक नौजवान और इतनी कम उम्र में एक नेता का चले जाना न केवल बीकानेर के लिए नुकसानदायक है, उनके अपने परिवार के लिए नुकसानदायक है, वो राजस्थान के लिए भी नुकसानदायक है। जब वो नेता प्रतिपक्ष थे तो राजस्थान में कांग्रेस की लीडरशिप या प्रदेश अध्यक्ष जो है वो सचिन पायलट थे जी। तो उन दोनों ने काफ़ी बेहतर और तालमेल के साथ काम किया था। मेरा ख्याल है वो लंबे समय बाद में एक ऐसा तालमेल उभरा था जो जिसमें डाह नहीं थी, जिसमें ईर्ष्या नहीं थी, जिसमें प्रतिद्वंद्विता उस तरह की नहीं थी।
तो दोनों ने बेहतर काम किया, काफी पार्टी अच्छा फर्स्ट काम थी उनके किया, लिए एक पार्टी तरह से। फर्स्ट थी। तो आप ये देखिए कि वो मतलब मोदी के का तूफानी दौर था, उस दौर में पार्टी को स्टैंड रखना, और उस समय कांग्रेस बहुत बुरी तरह से हार के, और बीजेपी के पक्ष में एक सुनामी लहर चली थी। उस सुनामी के बाद में उस कांग्रेस को ताकत देना, टिकाना बड़ा चुनौतीपूर्ण काम था। तो रामेश्वर डूडी ने वो काम किया, और सचिन पायलट और रामेश्वर डूडी ने काफ़ी अच्छी नज़ीर पेश की, जो उसके बाद या उससे पहले, थोड़ा बहुत पहले कभी रही हो तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा दिखाई नहीं, इतनी ट्यूनिंग नहीं दिखी। इतनी ट्यूनिंग नहीं दिखी, विपक्ष में रहते हुए दोनों में अच्छी ट्यूनिंग थी। और दूसरा ये है कि रामेश्वर डूडी के बारे में जो मुझे लोगों ने बताया कि वो शायद वहाँ उस इलाके में बड़े लंबे समय बाद एक ऐसे नेता थे जिन्होंने कभी किसी से चंदा नहीं लिया, भैया ज़्यादा मोटा पैसा, क्योंकि राजनीति में ये बड़े खेल, बड़ा चीज़ है चंदा, तो वो बड़ी बात है। वो खुद पैसे के अच्छे, उनका संसाधन अच्छे थे, उनका पारिवारिक समृद्धि थी, और उसको देखते हुए वे जिला प्रमुख भी रहे, वे सांसद भी रहे। और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि हम जातिवादी राजनीति की बात करते हैं, लेकिन जाटों ने मतलब उनको सपोर्ट एक समय नहीं किया। कब नहीं किया? जब क्रूशल मोड़ था, जहां राजस्थान के लिए उनकी बहुत बड़ी छवि बन सकती थी। वो चुनाव था धर्मेंद्र के सामने। हाँ, जब धर्मेंद्र के सामने वो बहुत थोड़े, कोई 50,000 वोट से हारे थे, 2004 का। और धर्मेंद्र एक इतना महानायक, बड़ा हीरो, जो जिसकी पहचान मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, और उस हीरो के सामने बहुत थोड़े वोटों से हारना बड़ी बात थी। 4,000 इसका मतलब है कि 4,000 के करीब, नहीं 50,000 के आसपास था, 50-55,000 का गैप था। तो लेकिन आप देखिए कि अगर वो लोग धर्मेंद्र के सामने उस व्यक्ति को चुनाव जितवाते तो कितनी बड़ी बात होती, और रामेश्वर डूडी कहाँ होते, और खासकर। लेकिन जातियों की जो राजनीति है उसका एक बहुत नेगेटिव फैक्टर है, वो ताकतवर के साथ खड़े होते हैं, ताकतवर अपराधी हो तो उसके साथ भी खड़े होंगे, लेकिन एक कोई भला मानस हो, ईमानदार हो, उसमें आप भरत सिंह जी का केस भी देख सकते हैं। ऐसे जो नेता, अब भैरव सिंह जी ने एक चुनाव, मतलब एक मुद्दा जो सती का मुद्दा था, उसमें भैरव सिंह जी के साथ समाज नहीं खड़ा हुआ, समाज वो सती वाले प्रकरण के जो नेता थे उनके साथ खड़े हुए। तो जो वैल्यू बेस्ड बात होती है जातिगत राजनीति का, चाहे वो कोई जाति हो, ये उसका बड़ा फैक्टर है कि वो ताकतवर के साथ खड़ा होता है। वो जो कमज़ोर लगता है उसको, या जो एथिकल वैल्यूज़ वाला व्यक्ति होता है, उसके साथ वो नहीं जाते हैं। इसीलिए आप ये देखिए कि जब एक तरफ राजपूत मंत्री है, दूसरी तरफ राजपूत आंदोलनकारी है, तो जो भ्रष्टाचार का मुद्दा था और जो सरपंच पैसा कमाना चाह रहे थे, उनके साथ एक पर्टिकुलर जाति का व्यक्ति खड़ा होता है तो उसके साथ लोग खड़े होते हैं, और जो मंत्री ईमानदार कर रहा है, जो सिस्टम को ईमानदार बना रहा है, लोग उसके साथ नहीं होते। लेकिन वो ईमानदार नेताओं की दृढ़ता है कि वो लोग गिरते नहीं हैं, टिके रहते हैं और मजबूती के साथ। तो एक बात ये तो बात हुई सर रामेश्वर डूडी की। उसी दौरान एक और नेता भरत सिंह जी जब पंचायती राज मंत्री थे, उस दौर में मैं सचिवालय की बीट देखता था, तो उनसे एक थोड़ी बहुत मुलाकात रहती थी। तो क्यों बहुत इतना उनका ओपन स्पेस नहीं था जैसे बाकी नेताओं का होता है कि पत्रकार आ रहा है, बैठ रहा है, चाय पीजिए पत्रकार जी, बैठिए, ये वो। मेरे साथ कम से कम ऐसा नहीं था, मैंने उनको बहुत गंभीरता से देखा। एक जो पिछले चुनाव के बाद से जो विधायक रहे, कि पत्र की राजनीति में जो पत्र की भूमिका थी, वो मैंने विधायकों में बहुत कम देखी। अगर कोई पार्टी छोड़ना चाहता है उस दिन तो वो पत्र भेजता है, उससे पहले वो जिस तरह से अशोक गहलोत को पत्र भेजते थे, पार्टी में रहते हुए, अपनी सीमाओं में रहते हुए अपने ही मंत्री का विरोध करते थे, ऐसे व्यक्ति का चले जाना भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक ईमानदार राजनीति के लिए बड़ा घात लगता है। नहीं, वो तो है ही, क्योंकि भरत सिंह बड़े ईमानदार राजनेता थे, और भरत सिंह एक दृढ़ व्यक्ति थे, इरादे वाले व्यक्ति थे। तो भरत सिंह जी ने जिस तरह की राजनीति की वो बड़ी साफ़ सुथरी थी, वो बेईमानी से बहुत दूर थे, और जो जनता के हित के मुद्दे थे उनसे जुड़े रहते थे। जैसे राजस्थान विधानसभा में उनका जो आखिरी भाषण था वो बड़ा प्रभावशाली भाषण था, और उसमें उन्होंने वन्य जीवों,
इवन बल्कि इतिहास में जो पुराने बबर शेर वगैरह यहाँ राजस्थान में थे, चीते लाने की जो बात हो रही थी भारत में, उसको भी उन्होंने राजस्थान के मुकुंदरा हिल वगैरह से इनसे जोड़ करके बताया था कि यहाँ मुफीद जगह है उन चीते चीतों के लिए। बसाए जा सकते हैं। और जो सारस थे, दूसरे ये जो साइबेरियन क्रेन्स जो आते हैं, हाँ, वो तो बहुत पहले आना बंद हो गई थी। उसके बाद भी जो पक्षी आना बंद हुए, प्रवासी पक्षी, उनको लेकर के भी, पहाड़ों को लेकर के, जो वन्य क्षेत्र हैं उनको लेकर, खनन को लेकर के, और खनन माफिया के खिलाफ तो वो बहुत गहरे लड़े। यहाँ तक कि प्रमोद जैन भाया के खिलाफ उनकी लड़ाई बड़ी लंबी चली और वो बाकायदा पत्र लिखते रहे, आंदोलन करते रहे, खुलेआम बोले, लेकिन कांग्रेस में किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। मतलब पूरी पार्टी में ऊपर से नीचे तक उनकी एक एथिकल आवाज़ थी, एक नैतिक प्रभामंडल था उनका। और इतने बड़े नेता की अगर आप आवाज़ नहीं सुनते हो तो वो एक निराशा को पैदा करता है। तो लेकिन वो लड़ते रहे आखिर तक। और मेरा एक उनके साथ मतलब मिलना जो था, या जितनी बार उनसे बात होती थी, वो कई बार लंबी बातचीत हुई, बहुत बार। और एक एपिसोड ऐसा था कि जिसमें मुझे कहा गया था कि हम उनसे बात करें एक मुद्दे को लेकर के। तो जब हम उनसे बात करने गए तो उन्होंने कहा कि यार देखो, अखबार वालों का और हमारा एक रोज़ का संबंध है, रिश्ता है, लेकिन ये काम दरअसल नैतिक रूप से और एथिकल रूप से उचित नहीं है, तो आपको सही बात नहीं बताई गई और ये सही बात ये है, उन्होंने कहा। और फिर उन्होंने कहा कि देखो, मैं किसी एक के साथ ऐसा क्यों करूं, मैं फिर करूंगा तो सबके साथ सभी को करूं। और इस तरह की चीज़ें उन्होंने रखी। तो वो चीज़ों को समझाते थे। फिर जब उन्होंने मतलब वो पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर थे तब भी, जब वो पंचायती राज के मंत्री तब भी, और ये तो वो मतलब अकेले ऐसे आदमी थे कि जिस विभाग का कैबिनेट मंत्री वो व्यक्ति रहा, वो बाद में एक पंचायत में पंच का चुनाव लड़े, जीते और पंच रहे। सबसे छोटी कड़ी। तो नीचे से ऊपर तक राजस्थान के सबसे ऊपर कैबिनेट मंत्री। हाँ, और आप देखिए कि ये तो संभव है कि कोई पंच रहा हुआ आदमी कैबिनेट मंत्री बन जाए। हाँ। लेकिन कैबिनेट मंत्री रहा हुआ व्यक्ति पंच बने, वो लोगों को गवारा नहीं होता। बिल्कुल नहीं। लेकिन उन्होंने उस बात को भी मतलब बहुत मजे से वो रहे, उसको पॉजिटिव वे में किया। हाँ, मैंने उस समय उनका कुछ उनका आर्टिकल को पढ़ा था। वो बड़े एक राजस्थान में ऐसे राजनेता कम हुए हैं। तो एक तो भरत सिंह जी का ये मसला है, और वो 4 बार विधायक रहे, दिगोद, सांगोद और खानपुर से। तो बड़े उनके वो यशस्वी मंत्री रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि उनका जो वो उन्होंने अपने आप को, मैंने नहीं सुना उनके मुंह से कभी भी कि उन्होंने अपने आप को गांधीवादी कहा हो। हाँ। या उन्होंने कभी गांधी जी का नाम भी लिया हो, ऐसा मैंने नहीं सुना। संयोग हो सकता है ये, लेकिन जितना मैंने गांधी जी के जो वैल्यूज़ हैं उनको जीते हुए राजस्थान की राजनीति में अगर किसी को देखा तो वो व्यक्ति थे कि जो सच कहा है उसके साथ जुड़े रहना, लोक समाज के साथ रहना। उन्होंने सर्वोदय शब्द कभी इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन सबके उदय की बात करना कि जंगल की भी सुरक्षा हो, जंगल में काम करने वाले कर्मचारी जो लोग हैं उनकी भी सुरक्षा हो, उनकी भी मांगें उन्होंने उठाई। तो बड़े दुर्लभ नेता थे। एक और तीसरे नेता की अपन बात करते हैं, अश्कली टाक। उनका भी निधन हुआ। किस तरह से उनके व्यक्तित्व को देखते हैं? देखिए, हमारा समाज जो है वो बड़ा बुरी तरह से जातियों में और जातियों के अंदर भी विभिन्न तरह की, या अल्पसंख्यक हैं उनमें भी कई तरह के उसमें दबे हुए हैं। लेकिन एक चीज़ आपको दिखाई देगी कि राजस्थान के जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनकी एक उपेक्षा बहुत लंबे समय से हुई है। अश्कली टाक नौहर से थे, वो टिकट नौहर से चाह रहे थे, नौहर में बड़े पॉपुलर थे और इतने लोकप्रिय थे कि उनको बच्चा बच्चा जानता था, क्योंकि वो नौहर में के स्कूल में पढ़े, वहीं बड़े हुए, वहीं नहीं कॉलेज तो उन्होंने शायद ये जयपुर से किया था,
एनएसयूआई में एनएसयूआई के प्रेसिडेंट, स्टेट प्रेसिडेंट रहे, यूथ कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट रहे। तो ऐसे व्यक्ति को बजाय नौहर से टिकट देने के उन्हें एक मुस्लिम, मतलब उनकी कोई मुस्लिम राजनीति नहीं रही। वो या मतलब ठीक से जो नमाज पढ़ना एक मुस्लिम धर्म के लिए एक जैसे धार्मिक व्यक्ति की ज़रूरत होती है, वैसे वो नहीं थे। इसके बावजूद उन्हें फतेहपुर टिकट दे करके भेजा गया। वो चुनाव उन्होंने जीता भी। फिर बाद में वहाँ कांग्रेस पार्टी ने, ये कांग्रेस के नेताओं ने उनको दोबारा चुनाव के लिए, जब एक जगह से जीत गए थे तो दोबारा टिकट नहीं लेने दिया। फिर लंबे समय बाद उनको टिकट कहाँ दिया गया, चुरू टिकट दिया, और चुरू उन्होंने राजेंद्र राठौड़ के खिलाफ चुनाव लड़ा। और राजेंद्र राठौड़ और मतलब उससे पहले जो हमीदा बानो वगैरह जो चुनाव लड़ती थी, उनसे कहीं ज़्यादा वोट लिया उन्होंने, और लेकिन वो बहुत थोड़े मार्जिन से हार गए। राजेंद्र राठौड़ ने अभी जो श्रद्धांजलि अर्पित की, उसमें भी एक बड़ा सुंदर शब्द था कि मेरा प्यारा दोस्त चला गया। और ये सदाशयता है राजेंद्र राठौड़ की भी कि उन्होंने उन शब्दों में उनको याद किया, लेकिन उन्होंने उनके खिलाफ चुनाव लड़ा था और बहुत कम मार्जिन से वो हारे थे। फिर बाद में उनको यहाँ जयपुर में टिकट दिया गया, मुस्लिम बहुल इलाके से टिकट दिया गया। तो आप ये देखिए कि एक स्टिग्मा, एक अनावश्यक रूप से आपने उनको एक अल्पसंख्यक में धकेला, जबकि वो अल्पसंख्यक की तरह के नेता नहीं थे। एक बार चुनाव जीतने के बाद में उनको जरूर वो बाद में टोपी वोपी लगा करके और उस तरह की चीज़ें करने लगे, वो हज भी करके आए, तो वो है। लेकिन इतने संजीदा, इतने लोगों से मिलने वाले कम नेता होते हैं। वो बहुत दूर तक चले जाते थे, मतलब बेईमान भी नहीं थे, मतलब उनके वो एक तरह से फ़कीरी के अंदाज में ही रहे। उनको बाद में जब वो राज्यसभा के मेंबर बन गए और उनको शायद पेट्रोल पंप मिला या कुछ इस तरह की स्थिति हुई, तो उनके पारिवारिक हालात आर्थिक रूप से ठीक हुए। वरना वो मतलब एक फ़कीर टाइप के आदमी थे, और पुराने समय के जैसे राजनेता हुआ करते थे, वैसा ये नया राजनेता था। वो राजस्थान में खेल मंत्री, जेल मंत्री, डीपीआर के मंत्री रहे थे, और बहुत आत्मीयता से भरे हुए थे। जब भी मतलब मिलते थे तो पुरानी बातें याद करना और ये पूछते रहना कि यार तुम एक बात बताओ, दिल्ली जाते हो कि नहीं जाते हो। तो मैंने एक बार उन्हें कहा कि भी मैं तो बहुत दिन हो गए नहीं गया, कि नहीं ये गलत बात है, तो ऐसे फिर तुम्हारे दोस्त तुम्हें भूल जाएंगे। और राजनीति और पत्रकारिता ऐसी चीज़ें हैं जहाँ अगर आप रोज़ मिलते हो तो लोग याद रखते हैं, और आम तौर पर जो राजनेता सत्ता में आ जाते हैं उनसे नहीं मिलते रहो तो वो फिर बहुत ज़्यादा भूल जाते हैं। तो वो मिलने में बड़ा यकीन रखते थे, और चाहे बांसवाड़ा हो, चाहे डूंगरपुर हो, चाहे करौली धौलपुर हो, वो बहुत दूर दूर चले जाते थे। तो उनके किस्से बड़े इस तरह के मशहूर हैं, और बड़े अच्छे राजनेता थे, और उनको खो देना राजस्थान के लिए बड़ी बात है। और मतलब बहुत दुखद है उनका जाना, कि वो एक ऐसे लगातार कांग्रेस में चार दिन में तीन लोग चले गए कांग्रेस के लिए, दुखद है। एक बड़ी वो रही। बिहार चुनाव पे भी अपन चर्चा करेंगे सर किसी दिन, बिल्कुल। अगले एपिसोड में हम बिहार चुनाव पे भी चर्चा करेंगे कल ही। और बाकी बहुत सारे मुद्दे हैं छोटे छोटे। अभी नोबेल पुरस्कार, नोबेल पीस प्राइज़, शांति प्राइज़ है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, जिन पे हम चर्चा करेंगे लंबी। ठीक है, बिल्कुल। तो इस एपिसोड को हम यहीं समाप्त करते हैं, और आप सब लोगों की राय हम जानना चाहेंगे। आपको ये एपिसोड कैसा लगा, हमारी बातचीत कैसी लगी? अगर आपको ठीक लगता हो तो इस एपिसोड का हमें क्या नाम रखना चाहिए, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे कि हमें भी थोड़ा सा अंदाज़ा लग सके कि जनता क्या चाहती है, दर्शक क्या चाहता है, आप लोग क्या चाहते हैं। तो आप कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इस प्रोग्राम के लिए कोई अच्छा सा नाम हमें सजेस्ट कीजिएगा, जिससे कि लगातार हम आपको ऐसे प्रोग्राम, ऐसी जानकारियों से रूबरू कराते रहें। फ़िलहाल के लिए धन्यवाद, आभार, थैंक यू। कल फिर मिलते हैं।